गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था भौतिक भूगोल के अंदर, भूगोल एक विषय के रूप में। उसमें हमारा जो फाइनल टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे भौतिक भूगोल का महत्व, कि इसका क्या महत्व है। लास्ट टॉपिक है हमारे इसका, और इसके महत्व का वर्णन करेंगे कि इसका टॉपिक का किस तरीके से महत्व किया गया है। इस महत्व को समझने के लिए इसे कुछ भागों में बांटा गया है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूमंडल, समझें, पहला नंबर भूमंडल, भूमंडल। नंबर 2 स्थलमंडल। नंबर 3 जलमंडल। नंबर 4 वायुमंडल। ठीक है, भूमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल व जैवमंडल। नंबर 5 जैवमंडल। का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल क्या है? जिसमें भूमंडल अर्थात भूमि के बारे में, स्थलमंडल जो हमारे धरातलीय भाग है, जलमंडल जो जलीय क्षेत्र है, वायुमंडल जो हमारा पूर्णतया पर्यावरण से संबंधित ऊपर का वातावरण है अर्थात नभ आकाश के बारे में बात की जाती है। जैवमंडल जिसमें जीव जगत पादप वर्गों के बारे में बात की जाती है, उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य भौतिक पर्यावरण का महत्व मानव को प्रदान करना होता है। देखिए बेटा, बहुत बड़ी बात है ये, इस लाइन को ध्यान रखिए। इसका महत्व भौतिक भूगोल की जानकारी मानव समुदाय को दी जाती है। क्या महत्व है इसका? इसका महत्व यह है कि भौतिक जानकारी कैसे, आज मानव को पर्यावरण के बारे में जागरूकता पता है कि उसको किस तरीके से वो प्राणवायु का यूज़ कर रहा है, किस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, किस तरीके से वो अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन का ग्रहण कर रहा है, किस तरीके से वो अपना जीवन को इस स्थल पे चला रहा है। तो उसी के महत्व को, भौतिक भूगोल के महत्व को समझाने के लिए मानव भूगोल, जो मानव को उसकी जानकारी प्राप्त कर रही है, वो इसका क्या महत्वपूर्ण अध्ययन है कि भौतिक के द्वारा मानव को इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, वही क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। मानव इन संसाधनों का उचित उपयोग कर सके, उससे क्या दूसरा क्या हो? मानव संसाधनों का उचित उपयोग कर सके, दूसरा महत्व क्या है? दूसरा महत्व यह है कि साहब भौतिक भूगोल की जानकारी रहेगी तो मानव को संसाधनों का उचित उपयोग कर सकेगा। कैसे? उसको जब पता लगेगा सेब है साहब खाने वाला फल है जिससे पेट भरता है, अगर उसे ये पता ही नहीं होगा कि सेब से पेट भरता है तो उस फल का उपयोग ही नहीं जान पाएगा। तो इस तरीके से मानव जो संसाधन है, धरातल पे जितने भी संसाधन हैं उनका उचित तरीके से उपयोग करेगा तो वो जीवन को लंबे समय तक चलाएगा। एक उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेड लाइट जोन होता है, रेड लाइट एरिया होता है, तो लोग गाड़ी स्टार्ट रखते हैं, पेट्रोल की खपत करते हैं दुनिया भर की। तो उससे क्या होगा? आने वाली भावी पीढ़ी के लिए वो संसाधन समाप्त हो जाएगा, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए वो संसाधन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे संसाधन को समाप्त होने से बचाने के लिए मानव उसका उचित तरीके से प्रयोग करे, वही क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। नंबर नेक्स्ट देखिए, नंबर नेक्स्ट है संसाधनों के बढ़ते उपयोग से संपूर्ण विश्व में पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जिसे संतुलित किया जा सके और सतत पोषणीय विकास अपनाया जाए। बहुत अच्छा शब्द है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, इसका अर्थ है सबके साथ सबका विकास। अर्थ लिखेंगे सब के साथ सबका विकास। सतत पोषणीय विकास की कल्पना करें। कैसे?
आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं आप अपने स्वयं का डेवलप करें। अर्थात मान लीजिए जो व्यक्ति है वो ईंधन का प्रयोग कर रहा है, पेट्रोल पंप वाला अपनी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाले, दूसरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाले तो क्या मतलब। इसलिए सबको उपयोग कराए, सबका संसाधनों का उपयोग ठहरे, इस तरीके के विकास को क्या कहा जाता है, सतत पोषणीय विकास की कल्पना कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सबके लिए सबका विकास। तो इस महत्व को भू आकृति के 3 भागों में बांटा। इसके महत्व है, पहला भौतिक भूगोल की जानकारी मानव के समुदाय को मिलती है। कैसे कि भौतिक भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं तो जिससे मानव को नई नई जानकारी मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्यावरण से मिलने वाली प्राणवायु, पर्यावरण को देने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जीव जंतुओं के बारे में, वहाँ के स्थल आकृतियों के बारे में, जलवायु के बारे में। मैंने आपको अभी बताया कि एक जगह एक स्थान है जहाँ पे डॉक्टर हवा चलती है। डॉक्टर हवा क्यों कहा जाता है कि वहाँ पे उस वायु के लिए, जहाँ पे उस वायु में आदमी चल जाता है तो उसकी स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, तो उसे कहा जाता है डॉक्टर वायु। ठीक है, तो इसी तरीके से मानव संसाधनों का उचित उपयोग होता है। मानव उस संसाधन का ढंग से जानेगा। लगातार गंद फैलाएंगे आप लोग, गंदगी फैलाएंगे, कल कारखानों का उपयोग करेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, तेज गति वाहनों का प्रयोग करेंगे, तो एक समय मानव खुद का विकास तो कर ही रहा है पर साथ के साथ खुद को नुकसान भी पहुंचा रहा है। कैसे, आपने द्रुत गति वाहन ले लिया, आप बहुत तेजी से चला रहे, चलाने के बाद में आपको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, आपका एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होने के बाद में आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा दुर्घटना आपकी होगी। आदमी जितना ज़्यादा लाभकारी स्थिति में जा रहा है उतना ही हानिकारी प्रक्रिया करता जा रहा है। आर्थिक लाभ को कमाने की खातिर वह स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे, आपने तेज गति वाहन बनाए, प्रदूषण निकल रहा है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, धुआं निकल रहा है उसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। मानव की मानसिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, उसकी कार्यकलाप खत्म होते जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके परिवार में भी देखा होगा, पहले जब मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे तो व्यक्ति बड़े से बड़े कैलकुलेशन अपने हाथों पे कर लिया करता था। आज आप और हमारी स्थिति ये है कि जब भी कोई कैलकुलेशन की बात आती है सबसे पहले हम हमारे मोबाइल को निकालते हैं और उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने देखा होगा आपके पिताजी वगैरह बड़े से बड़े मोबाइल नंबर आपके उनके माइंड में फीड रहते थे और वो लिखने की आदत रखते थे, डायरी रखते थे, डायरी में लिख के अपना काम किया करते थे। पर मानव के विकास के साथ साथ क्या हुआ, उसने संसाधनों का प्रयोग किया और संसाधनों के कारण उसके लिखने की आदत खत्म हो गई, उसकी पढ़ने की आदत खत्म हो गई, उसको नंबरिंग जो गणितीय है वो क्रिया खत्म कर दी। आजकल उसने शॉर्ट ट्रिक निकाल ली, मोबाइल निकाला जेब में से और कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से समस्याएं इनको सामने करना पड़ रहा है। तो इस कारण भौतिक भूगोल के महत्व में हम समझेंगे कि सतत पोषणीय विकास की कल्पना, सबके साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास। इसमें यह कहा जाता है कि प्रत्येक मानव वर्ग को अपने महत्व को जानना चाहिए, अपने विशेष को जानना चाहिए, जब जाकर के उसका विकास होता है। अर्थात उसका विकास नहीं हो पाएगा। और धरातल पर प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नताओं की व्याख्या करना है, प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नताओं की व्याख्या करना है। देखिए एक बार इसको, भूगोल का उद्देश्य, इस वन लाइन को देख लीजिए, भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन करना है, प्रादेशिक क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन करना है। कैसे, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन करना है। आप कहीं जाएं, पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र में रहन खान पान सहन हमारे देश है। एक कहावत है, कोस कोस पे बदले बानी, चार कोस पे बदले बानी। हमारे यहाँ पर प्रत्येक कोस के ऊपर पानी बदल जाता है तो चार कोस पे बाणी अर्थात बोली बदल जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ का रहन सहन खान पान सब अलग अलग है। कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा व्यक्तियों की हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची देखने के लिए मिलती है, हाइट लंबी चौड़ी होती है, हष्ट पुष्ट होते हैं, खाने पीने के लिए होते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ आप जाएंगे, लोगों की हाइट कम होती चली जाती है, उनके शरीर हष्ट पुष्ट होते हैं और पहाड़ों पर चढ़ने की क्षमता अधिक होती है क्योंकि उनका जीवन पहाड़ी क्षेत्र में होता है। उसी प्रकार से हमारे खान पान में विविधता देखेंगे खान पान में विविधता देखेंगे, सबसे अधिक अन्न के रूप में यूज किया जाने वाला जो पदार्थ है वो है चावल। अगर हम बात करें
अगर खाद्यान्न के रूप में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किया जाने वाला है चावल। गेहूं तो सिर्फ राजस्थानी समझते हैं, बाकी चावल विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। चावल के गेहूं के बारे में तो सिर्फ आप और मैं समझते हैं, बाकी ज़्यादातर देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ यूज़ किया जाता है तो वह है चावल। अर्थात हर क्षेत्र के अलग अलग खाना है। फॉर एग्जाम्पल साउथ में चल जाएँ आप तो इडली सांभर, मसाला डोसा वगैरह। आपके इसके अंदर गुजरात में आ जाए तो खाकड़ा फाफड़ा ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में आप नॉर्थ में चल जाएं तो नॉर्थ में चावल वगैरह का ज़्यादा प्रयोग है। उसके बाद में आपके राजस्थान की तरफ आ जाएं तो दाल बाटी, पंजाब में चल जाएं तो आलू के पराठे। हर तरीके का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खान पान है। तो इस कारण भूगोल का क्या उद्देश्य है? भूगोल का उद्देश्य है धरातल के प्रादेशिक, प्रदेश से संबंधित, क्षेत्रीय, क्षेत्र से संबंधित विविधताओं का अध्ययन करना है। अर्थात जो विविधताएं देखने मिले उनके खान पान से संबंधित हो, रहन सहन से संबंधित हो, या एग्रीकल्चर से संबंधित हो। एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे कहीं पे स्थानांतरित कृषि की जाती है, तो आज भी आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है और स्थानांतरित कृषियों को अध्ययन किया जाता है। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में आप चल जाइए, सीढ़ीदार खेत बना करके वहाँ खेती की जाती है। अर्थात विविधता है। और धरातलीय, जैसे अभी आपको मैंने बताया गंगा यमुना का विशालकाय मैदान, वहाँ पे गहन कृषि की जाती है। बड़े बड़े खेती होती है, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, उनमें गहन कृषि बहुत ज़्यादा में पैदावार की जाती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ खेती नहीं की जाती, जैसे जैसलमेर क्षेत्र। जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर के प्रभाव से अब वहाँ खेती की जाने लगी है, पर आज भी जो मरुभूमि है, मरुभूमि बोले तो थार का मरुस्थल, वहाँ पे खेती करने योग्य भूमि नहीं है। तो ऐसे स्थान, ऐसी विविधताओं के कारण भी हमारे देश की विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इससे हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम तीज त्यौहार की। देखिए बेटा, हर जगह अलग अलग कल्चर है। हमारे यहाँ पर, हाँ, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे रोज कोई ना कोई त्यौहार होता है, और कुछ नहीं तो लोगों के व्रतवास ही निकल जाते हैं। तो इस कारण भी हमारे यहाँ विविधता देखने को मिलती है। हर यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग बाग रहते हैं और परस्पर विविधता रूप लिए हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं वो विविधता रूप लिए हुए हैं। सरकार ने भी हमें इतनी छूट दे रखी है, ईद की छुट्टी आएगी तो दिवाली की छुट्टी भी आएगी, ठीक है। दिवाली को हम भी इंजॉय करेंगे तो ईद को भी हम इंजॉय करेंगे। छुट्टी का कारण क्या है? इंजॉय करना। पर वो क्या कारण है? उसका कारण ये है विविधताओं की। यहाँ पर जहाँ पर अजान भी लगाई जाती है तो वहाँ पे जब भगवान के अजान के लिए हाथ उठाए जाते हैं तो वहाँ हाथ जोड़ने के लिए भी भगवान के लिए हाथ उठाए जाते हैं। जहाँ दिवाली के लिए दिए जलाए जाते हैं वहाँ पे ही रोशन घरों को सजाया भी जाता है ईद के समय। तो इस तरीके के समय इस सिचुएशन को हमारे भारतवर्ष में देखने के लिए मिलती है। यही भौगोलिक दशाएं हैं। इसी तरीके से विविध विश्व में विभिन्न त्यौहार है, ये इसका महत्व समझ में आता है। इस तरीके से भौतिक भूगोल के महत्व को हमने देखा। और अब भूमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल की बात करें तो देखिए, भूमंडल धरातल के विविध भागों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। कैसे? भूमंडल धरातल पे कहीं पे, जैसे मैंने आपको बताया, ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान है। कहीं पे नित्यवाहिनी नदियां हैं। नित्यवाहिनी बारहमासी मतलब 12 महीने बहने वाली नदियां। कहीं पे मौसमी नदियां हैं। मौसमी नदियां मतलब जो मौसम के अनुरूप बहती है। बारिश हो रही है, बह जाएगी, ठीक है, मौसमी नदियां। अब स्थलमंडल की बात करते हैं। स्थलमंडल कहीं पे ऊबड़ खाबड़ भूभाग है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ भूभाग है, तो कहीं पे समतल गंगा यमुना जैसे मैदान है, ठीक है। जलमंडल की बात करें तो कहीं पीने योग्य जल है, जैसे मीठा पानी, जहाँ पे गंगा यमुना की जैसी नदियाँ हैं, हमारे भागीरथी है, अलकनंदा है, दुनिया भर की नदियाँ हैं जिनका पानी पीने योग्य है। और वहीं समुद्री जल है जो सिर्फ खारा पानी है, जो पीने योग्य नहीं है, वो व्यर्थ जल है जो सिर्फ हमारे बहुत बड़े भूभाग को घेरे हुए है। फिर आता है वायुमंडल की बात। वायुमंडल में हम बात करेंगे प्राणवायु, जो मानव वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तमकारी है। प्राणवायु के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो गैसों का संगठन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नीलियम, हाइड्रोजन, इनकी बात करेंगे तो उसमें वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल में ऊष्मा अर्थात जो सूर्य का रहने उपस्थित है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्यों सर्दी में सर्दी पड़ती है, शीतकाल के अंदर सर्दी पड़ती है और ग्रीष्मकाल में गर्मी क्यों पड़ती है, उसकी बात करेंगे। साथ के साथ गर्मियों में रात को ठंड क्यों लगती है, उसकी बात करेंगे।
गर्मियों में रात को ठंड क्यों लगती है? जब सूर्य की उपस्थिति 24 घंटे है, मान लीजिए एक मैंने आपको बात बताई कि सूर्य की उपस्थिति जब 24 घंटे है तो रात्रि के समय सूर्य शीतल क्यों हो जाता है, इस प्रकार की बातों के बारे में वर्णन करेंगे। फिर आता है जैवमंडल। जैवमंडल की बात करेंगे तो इसमें विभिन्न प्राणी वर्ग, विभिन्न जीव वर्ग, पादप वर्ग के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे सर्वाहारी भी है अर्थात सब कुछ खाने वाले भी हैं, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। उन जीवों के बारे में बात करेंगे, इनके लिए वायुमंडल में किस तरीके के प्रभाव देखने के लिए मिलता है, उनका सविस्तार वर्णन इस लेसन में हम देखेंगे। इस प्रकार आपका ये लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इस लेसन में आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी मैंने इसमें कंप्लीट कर दी है। अब हम इसके आगे के टॉपिक धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। अब आपको इसमें संबंधित जानकारी मिली तो अब निवेदन यही करूंगा कि प्रत्येक बच्चे अपने प्रश्नों को ध्यान दें, इन विस्तार पूर्वक प्रश्नों का अध्ययन करें। इन विस्तार पूर्वक प्रश्नों के अध्ययन के साथ साथ ये जानें कि किस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने, इसके महत्व को समझें, भूगोल के विषय को समझें और साथ के साथ इससे संबंधित बनते हुए प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं उनको करें। नई ही किताबें खरीदें, पुरानी किताबों से ना पढ़ें क्योंकि पाठों में परिवर्तन है, तो उस तरीके से पढ़े। लेसन कम कर दिए गए हैं, उनका ध्यान रखें। इस तरीके से आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन दे देता हूं, वो आप देख लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक भूगोल के महत्व पर लेख लिखिए। भौतिक भूगोल के महत्व पर लेख लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है इसमें आपके मानव प्रकृति का बुद्धिमान प्राणी कैसे बना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है आपको किताब में। मानव प्रकृति में बुद्धिमान प्राणी कैसे बना। प्रकृति में बुद्धिमान प्राणी कैसे बना, इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भू आकृति विज्ञान से क्या तात्पर्य है। भू आकृति विज्ञान से अर्थ व भारत को कितने भू आकृति प्रदेशों में बांटा है। भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इस तरीके से आपका ये पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। आपको इन क्वेश्चनों के नोट डाउन करना है तथा कॉपी में आपको इसको वर्क करना है। और अब बच्चे पूर्णतया अपने लेसन को आपने चयन कर लिया है, अब आप इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। धन्यवाद।